हेलो एवरीवन, आज हमारे बीच ओम प्रकाश जी हैं जो WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से हैं। हम लोग का जो सीरीज चल रहा था बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज है, चाहे वो RWD हो या फिर RCD हो, UDHD हो, प्लानिंग हो, PHD हो, हर डिपार्टमेंट वाइज हम लोग वीडियो लेकर आ रहे थे, जिसमें अभी तक का जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें RCD, RWD, UDHD एज वेल एज आपका RWD, ये सारे डिपार्टमेंट वाइज वीडियो ऑलरेडी एप्लीकेशंस पे एज वेल एज यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुके हैं। आप लोग ने देखा भी, बहुत सारे बच्चे ने सजेस्ट किया कि सर WRD एज वेल एज MWRD से लेकर के वीडियो लेकर के आइए, जिसमें डिपार्टमेंट वैकेंसी, कितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, कितने नंबर ऑफ सुपरिटेंडेंट एज वेल एज इंजीनियरिंग चीफ एंड चीफ इंजीनियर एज वेल एज इंजीनियरिंग चीफ नंबर ऑफ कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है, कितने ईयर्स में ट्रांसफर होते हैं, ये सारे मैटर पे आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जो हमारे साथ जो हैं ओम प्रकाश जी हैं, जिन्होंने 2017 के रिक्रूटमेंट के थ्रू इन्होंने जो WRD ज्वाइन किया था, जिनका पोस्टिंग इनका सेक्रेटेरिएट में ही है और पटना सेक्रेटेरिएट में ही है और करेंटली यहाँ पे ही ये वो वर्किंग है। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मैटर पे। तो सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन्फॉर्मेटिव के इस चैनल पे। धन्यवाद। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे WRD और MWRD। यहाँ पे अभी जो वैकेंसी आई है टोटल 409 देखा जाए, दोनों को वैकेंसी को क्लब करते हैं तो WRD में 351 सीट है और MWRD में 58 सीट है। तो आपका जो 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा WRD में, इसको हमारे व्यूअर्स तक कोशिश करिए थोड़ा सा अपडेट देने के लिए। इसको जैसे मैं स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी के फुल फॉर्म से वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जैसा कि पता ही होगा आपने, WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, हिंदी में बोलेगा जल संसाधन विभाग है, वो पुराने जो है वो सिंचाई विभाग भी बोलते हैं। तो मतलब ये नेमिंग से हो गया आपका। और जैसा कि आपको पता होगा जो WRD है, वन ऑफ द मतलब सबसे ओल्डेस्ट विभाग जो है WRD ही है। अच्छा, ठीक है। और पहले तो WRD नोडल भी होता था सारा, मतलब जो भी ये होता था डिपार्टमेंट का सबका नोडल रहता था। ठीक है। एंड इसलिए इस डिपार्टमेंट का जो आपका स्ट्रेंथ है वो सारे डिपार्टमेंट से ज्यादा है। अच्छा, WRD का स्ट्रेंथ सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है आपका, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इन्हीं डिपार्टमेंट का, चाहे AE लीजिए या एग्जीक्यूटिव का पोस्ट लीजिए, SC का पोस्ट लीजिए, चीफ इंजीनियर लीजिए, इंजीनियर चीफ लीजिए। यहाँ पे एक मिनट में इंटरप्ट करना चाहेंगे। अभी शायद आई थिंक नोडल डिपार्टमेंट RCD। ओके, अभी RCD उस टाइम में मतलब पहले WRD हुआ करता था। पहले जो था आपका कैडर सेम रहता था, अलग कैडर नहीं होता था। मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था, एज ए इंजीनियर रिक्रूट होता था, वो हर एक डिपार्टमेंट में वर्क कर सकता है, कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, कभी BCD में है तो कभी WRD में है तो कभी RCD में है। तो कैडर एक सिंगल रहता था। ठीक है। बाद में जब कैडर अलग अलग हुआ तो फिर सबका अपना अलग अलग होना शुरू हुआ। ओके, तो अभी आप इसमें WRD के अंतर्गत किस तरह के वर्क आते हैं? लाइक जैसे में एक होता है ना, बहुत लोग वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग, तो किस तरह के वर्क आते हैं? बिल्कुल सही। स्टूडेंट के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके माइंड में ये बिल्कुल आता है जो WRD में किस टाइप का वर्क होगा। देखिए, बाकी सब डिपार्टमेंट यदि आप लीजिएगा जैसे RCD, RWD, मतलब एक सिमिलर टाइप का वर्क रहता है, बट WRD एक ऐसा विभाग है जहाँ पे जो है मल्टीफेरस, दैट मींस आपको आप ले लीजिए, पहले सिंचाई कैनाल से रिलेटेड कैनाल आपको बनाना है, उसका मेंटेनेंस करना है, उसका लाइनिंग करना है, ठीक है, जिससे थ्रू आप सिंचाई होता है, जिसको हम हिंदी में नहर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद डैम आ जाइए, तो डैम का जितना बनाने से लेके उसका मेंटेनेंस वगैरह सारा चीज WRD करता है। उसके बाद बैराज आ जाइए, ठीक है, तो बैराज का पूरा वर्क जो है WRD कराता है। फिर वियर्स आ जाइए, ठीक है। उसके बाद जो है कलवर्ट में मतलब कुछ जगह पे WRD भी बनाते हैं, राइट। उसके बाद आ जाइए रोड आ जाइए, तो जैसे कि हम डैम के ऊपर या एम्बैंकमेंट के ऊपर रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन भी WRD करता है। तो आप देख रहे हैं मतलब एक लगभग सारा का सारा काम जो WRD करता है। वैरायटी ऑफ वर्क है आपके पास, तो वैरायटी ऑफ वर्क यहाँ पे तो है, राइट। तो मतलब इसमें स्ट्रेंथ भी इंजीनियर्स का बहुत ज्यादा है। ठीक है। स्ट्रेंथ इन द सेंस बोला जाए तो पुराना विभाग है, तो पुराने विभाग में जो है उसके हिसाब से यहाँ पे इंजीनियर्स
अच्छे खासे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बहुत होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डब्ल्यूआरडी का अपना जो है, मतलब बहुत सारे अन्य विभाग का अपना ऑफिसेस नहीं है, पर डब्ल्यूआरडी का अपना ऑफिसेस है फील्ड में। फील्ड में बहुत मतलब सारे सब डिवीजन भी मिलेंगे, डिवीजन ऑफिस भी मिलेंगे। आप यदि जाते होंगे तो लिखा मिलेगा आपको सिंचाई विभाग का ऑफिस, कार्यपालक अभियंता या फिर अधीक्षण अभियंता का कार्यालय सिंचाई विभाग। अब भले पहले पुराने टाइम के ऑफिसेस है जो कि अभी अच्छे फिर से हालत में आ रहे हैं सारे के सारे ऑफिसेस, ठीक है, लेकिन सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है। ओके, एंड जॉब तो आपको बता दिए। जो आपका अभी ले लीजिए, जो गंगा जल आपूर्ति योजना जो है, जिसके थ्रू जो है हम गंगा का पानी जो है अलग अलग जगह पे हम पाइपलाइन के थ्रू गया पहुंचाया गया है। उसके बाद जो राजगीर पहुंचाया गया है। फिर ले लीजिए आप रबर डैम बनाया गया है। तो रबर डैम जो एक तरह से ब्रिज ही है, ठीक है, जिसमें हम रबर के थ्रू जो वाटर को जो है होल्ड करवाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेटेड रबर रहता है। तो मतलब मल्टीवेरियस टाइप ऑफ वर्क है यहाँ पे। तो वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बहुत मतलब वैरायटीज ऑफ वर्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, जैसे मैं एक अभी पहले तो ये प्रेफरेंस का ये नहीं था, अब ये प्रेफरेंस का भी बीपीएससी एई के फॉर्म फिलिंग में आ रहा है। प्रेफरेंस इन द सेंस आप जैसे मैं अभी हम लोग बीपीएससी का जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस मांगा जा रहा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको डालें। तो आप लोग के समय में तो ये तो नहीं था, अब ये प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। तो जैसे में बच्चे लोग जिस डिपार्टमेंट से, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो मास्टर्स किए हुए हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से, क्या उनका क्या सजेशन है कि मतलब वो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए डब्ल्यूआरडी या फिर मतलब कुछ और सोचना चाहिए? देखिए, अभी अब हम आपको चॉइस के लिए मैं यदि बताऊं जो फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए डब्ल्यूआरडी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप मत दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसमें वैकेंसी जो है, जैसे 17 वाला वैकेंसी, 17 के बाद फिर से आपको 19 में शायद वैकेंसी था, तो दो वैकेंसी आ चुका है। उसमें अच्छा खासा अब जितने भी जाएंगे एज ए असिस्टेंट इंजीनियर या एज ए पोस्टिंग जो होता है वो एसडीओ होता है, जो फील्ड में पोस्टिंग होता है अवर प्रमंडल पदाधिकारी के तौर पे होता है। फिर यदि आप जैसे ऑफिसेस वगैरह में होता है, आप जो है सपोज मुख्यालय में पोस्टेड है या फिर सर्कल में पोस्टेड है या चीफ इंजीनियर के ऑफिस में पोस्टेड है, तो वो होता है सहायक अभियंता के नाम पे पोस्टिंग, ठीक है। अब बाकी फील्ड में सब डिवीजन मिलता है तो वो एसडीओ के नाम पे पोस्टिंग होता है, जो फील्ड में जो मिलता है। हाँ, ओके, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेंथ इसमें सहायक अभियंता का भी 2 और वैकेंसी आ गया। तो अभी नए वैकेंसी में जो भी आएंगे तो मोस्टली जो है टॉप को कुछ छोड़ के उसका प्रमोशन मतलब मुश्किल है। प्रमोशन जो है मुश्किल है। इवन एग्जीक्यूटिव में प्रमोशन मुश्किल है। तो आगे तो आप भूल जाइए, फिर आगे तो मतलब नहीं के बराबर। असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव होना मतलब मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, ये प्रमोशन हायरार्की क्या है? जैसे मैं असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं कोई भी एक नए कैंडिडेट, उसके बाद जो एक मिनिमम टेन्योर है 5 इयर्स का, तो 5 इयर्स आप कंप्लीट करते हैं और जो है आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लिए, कार्यपालक अभियंता बनने के लिए एलिजिबल हो गए। ओके, लेकिन सीट खाली रहेगा तो हाँ, ऊपर में सीट खाली होंगे तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये एलिजिबिलिटी। उसके बाद यदि आप एग्जीक्यूटिव के बाद होता है अधीक्षण अभियंता, जिसको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है चीफ इंजीनियर, ठीक है, जिसको मुख्य अभियंता बोलते हैं। मुख्य अभियंता के ऊपर आ जाता है इंजीनियर इन चीफ, जिसको हम अभियंता प्रमुख बोलते हैं, ठीक है। तो अब यदि डब्ल्यूआरडी में सीट के बारे में बताऊं, इसका लगभग ऑन एन एवरेज कितना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है ओवर द टाइम, ठीक है। तो असिस्टेंट इंजीनियर का लगभग मिला जुला के 1500 के आसपास सीट होगा, ठीक है। हाँ, ओके, डब्ल्यूआरडी गुड नंबर ऑफ सीट है। अच्छा। आई थिंक हमें लग रहा है कि 350 अभी रिक्रूटमेंट हुए हैं। उसके पहले आपका 50 के 200 के अप्रॉक्स में प्लस 200, मतलब 217 की वैकेंसी के बाद ही अच्छे खासे हमें लग रहा है कि 800 के अप्रॉक्स में रिक्रूटमेंट हो जाएंगे टोटल देखा जाए तो। मतलब 12-13 के आसपास जो है एई का वहां पे पोस्ट है, ठीक है। क्योंकि जैसा मैं बताया ओवर द टाइम जो पोस्ट कुछ सरेंडर किए जाते हैं, कुछ क्रिएट किए जाते हैं, तो ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। उसके बाद अब आ जाइए एग्जीक्यूटिव में। तो एग्जीक्यूटिव में लगभग जो है आपका 320-330 सीट है, जो कि सारे डिपार्टमेंट से ज्यादा है,
अच्छा, WRD में जो सीट है एग्जीक्यूटिव का सबसे ज्यादा है आपका। Okay. कोई भी विभाग जो है बिहार में उन सबसे ज्यादा सीट WRD में ही है। बट अभी आपके लिए मुश्किल ये हो गया क्योंकि अभी 2 वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका था। नहीं 17 का 19 की जो 19 की अच्छा खासा, तो इसलिए प्रमोशन बहुत मुश्किल हो गया। अदरवाइज जो है वैकेंसी जो है, जो सीट है एग्जीक्यूटिव का, वो सबसे ज्यादा WRD में है। ठीक है, एंड 320 330 के आसपास जो है रखिए, जो WRD में एग्जीक्यूटिव कार्यपालक अभियंता का सीट है, उसमें से लगभग 50% से ज्यादा जो है आपका वर्किंग सीट है, मतलब वर्किंग डिवीजन है। मतलब क्या होता है वर्किंग डिवीजन में? वर्किंग डिवीजन जहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करवाना था। अच्छा काम है, ठीक है, फील्ड में। Okay. और जो अराउंड 40% डिवीजन ऐसे है जो कि क्वालिटी गुण नियंत्रण डिवीजन हो गए या योजना मॉनिटरिंग डिवीजन हो गए, इस टाइप का डिवीजन है। तो 40% नॉन वर्क्स टाइप का हो गया एंड 60% आपका वर्क्स टाइप का डिवीजन हो गया। ठीक है, अब यदि आप कार्यपालक अभियंता बनते हैं, ठीक है, तो आपका मतलब नॉन वर्क्स में भी मिल सकता है या फिर वर्क्स में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का अपना अलग अलग है। ओके, उसके बाद आप जाइए, हम अधीक्षण अभियंता का बात करें, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जो कि अराउंड 115 या लगभग इसी के आसपास है। हाँ, तो उसके आसपास जो है 110 115 जो है लगभग होगा। ठीक है, तो ऐसी की पोस्ट है। एंड उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर हायरार्की में चलते जाएगा, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा जो सीट जो है कमते जाएगा जैसे जैसे ऊपर आप जाइएगा। तो मुख्य अभियंता का यदि बात करें तो मुख्य अभियंता में 23 सीट है टोटल, जो कि बाकी सारे डिपार्टमेंट से ज्यादा, सबसे ज्यादा। पीएचडी में आई थिंक 2 या 3 होंगे और आरडब्ल्यूडी में आई थिंक 8 हैं। तो इस टाइप के से है। तो मतलब मुख्य अभियंता बनने का चांसेस जो है WRD में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो 22 सीट है मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर का। अब चीफ इंजीनियर से भी जो टॉप में रैंकर रहते हैं वो जब बनते इंजीनियर इन चीफ, वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोस्ट। ठीक है, अभियंता प्रमुख। तो WRD में अभियंता प्रमुख के भी 3 पोस्ट है। ठीक है, 3 पोस्ट है, उसमें एक हो गया आपका सिंचाई का, इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन, एक है इंजीनियर इन चीफ फ्लड, और एक है इंजीनियर इन चीफ हेडक्वार्टर। तो 3 है। ठीक है, तो मतलब एक तो फ्लड के जो भी वर्क होते हैं वो उससे रिलेटेड हो गए, एक इरिगेशन से, एक ओवरऑल जो है वो होते हैं हेडक्वार्टर। तो ये एक हायरार्की है, और जो है आपका कितना सीट्स है मतलब सैंक्शंस वो है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका प्रमोशन अभी वाले वैकेंसी में थोड़ा सा टफ रहेगा आपका। आपका डिपार्टमेंट देखा जाए, यहाँ पे एक चीज पूछना चाहेंगे कि ये जो हायरार्की बताया आप, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ, ये जो हायरार्की बताया, इसमें लेवल है एक असिस्टेंट इंजीनियर लेवल 9 पे ज्वाइन किया। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव बनते हैं लेवल 11 हो जाते हैं। लेवल 11 उसके बाद जो है आपका अधीक्षण अभियंता आई थिंक लेवल 13 लेवल 13। ठीक है, तो इस तरह से आगे चलता है लेवल, उसके बाद 13 और 14। ठीक है, तो ये होता है। जो अभी आप ज्वाइन करें लेवल 9, और जो है पे ग्रेड आपका जो है 5400 पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 2 ऑफिसर में आप आते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लास 2 ऑफिसर बिहार में अंतर्गत आप आते हैं, लेकिन गेजेटेड पोस्ट है आपका। राइट, इसके अलावा जैसे में जो फील्ड वाले लोग हैं, एक्चुअली में उनका किस तरह का वर्क होता है, जैसे मैं अभी कुछ और इंटरव्यू मैंने किया था, जैसे आरडब्ल्यूडी से या जो यूडीएसडी से, तो इन लोग का टेंडर निकलता है कि आप टेंडर निकलता है, तो उसके हिसाब से जो टेंडर बीट करते हैं उनके हिसाब से लॉट हो, तो इनका एग्जीक्यूशन का काम मतलब मॉनिटरिंग का काम रहता है, एग्जीक्यूशन का काम रहता है। आप लोग में कैसे होता है? बिल्कुल सेम वही प्रोसेस वही है। जो भी काम अब एग्रीमेंट हुआ उसके बाद जो है एज ए सहायक अभियंता काम है, आपके नीचे तो जूनियर इंजीनियर रहेंगे, और जूनियर इंजीनियर अभी एक आप लोगों के लिए एडवांटेज ये है, जूनियर इंजीनियर का अच्छा खासा नियुक्ति हो चुका है, तो मतलब थोड़ा सा बर्डन जो है जो भी सहायक अभियंता है या एसडीओ है उनके ऊपर थोड़ा कम रहेगा। अभी बीटीएससी जेईई के अच्छा खासा जो रिक्रूटमेंट WRD में सबसे ज्यादा वैकेंसी था। तो उसमें तो हर एक के नीचे मतलब एक दो तो मिल ही जाएंगे, 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो मतलब मेन जो है ऑन द फील्ड काम को करवाना रहता है जूनियर इंजीनियर, फिर आपको उसका सुपरवाइज करना होता है, चीजों को देखते रहना सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक तरह से आपका उसका गुण जो है सही से मतलब जो भी आप प्लांट
वे में है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि क्वालिटी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें आपको देखना होता है क्षेत्र में। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे लोग का कि मेल और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डब्ल्यूआरडी ठीक रहेगा, मतलब यदि फील्ड डब्ल्यूआरडी ज्वाइन करने का मतलब तो ये भी है कि डिपार्टमेंट भी मिल सकता है, मतलब आपका ऑफिस वर्क भी मिल सकता है, फील्ड वर्क भी मिल सकता है, तो क्या मतलब ठीक रहेगा फीमेल के पॉइंट ऑफ मेल के लिए तो चलिए ठीक है, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा? देखिए जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट अपना ऑफिस भी नहीं है, ठीक है, बट डब्ल्यूआरडी का जो है अपना ऑफिस तो है, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो ऐसा कोई फीमेल के लिए प्रॉब्लम नहीं है सच, ठीक है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे अभी और अच्छा जो है ऑफिस कार्यालय सब जो है सुव्यवस्थित होता जा रहा है, तो फीमेल के लिए भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं हो। ओके, इसमें आप एक चीज पूछना चाहेंगे कि वर्किंग में जैसे भी बायोमेट्रिक होते हैं आप लोग का, या फिर मतलब नॉर्मल मतलब अटेंडेंस बनता है, या फिर वर्क बेसिस पे डिसाइड होता है कि कैसे मतलब होता है मतलब कंसिडरेशन? हाँ, जैसे कि आप हेडक्वार्टर का बात करें तो वहाँ पे तो बायोमेट्रिक सिस्टम है। बायोमेट्रिक सिस्टम जो है हेडक्वार्टर में ऐसा है जो 5 वर्किंग डेज होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे होगा, तो उसके हिसाब से उसका जो आवर्स है मॉर्निंग 9:30 में आप जाइए, 9:30 में आपको बायोमेट्रिक पंच होना चाहिए और फिर इवनिंग में 6 o'clock होता है, ठीक है। वैसे तो एज ए गेजेटेड ऑफिसर 24 आवर्स आपका ड्यूटी है, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आया तो आप जो है अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं बोलिएगा जो कार्यालय आवर खत्म हो गया तो हम जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब लेकिन आपका जो एक शेड्यूल है वो 9:30 to 6 का है, बट वही क्षत्रिय कार्यालय में वहां पे भी बायोमेट्रिक लगा हुआ है, ठीक है, तो उनका जो है 10 बजे से है, लेकिन वहां पे जो है वर्किंग जो है 6 वर्किंग डेज होता है, मतलब सैटरडे भी सैटरडे भी वर्किंग 10 से 5 उनका रहता है, ठीक है। हाँ, तो एक ही घंटा मैनेज करना वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे है आपका काम है जाइए काम करवाइए, नहीं है तो आप फिर दूसरा यदि काम है तो वो करिए, तो थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से रहता है अपना देखना है। क्वार्टर फैसिलिटी मिल रहे हैं कि नहीं? मतलब क्वार्टर्स है, मतलब डब्ल्यूआरडी का बात करें तो लगभग मोस्ट ऑफ द जगह पे क्वार्टर अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे मतलब आपको अलॉट आप रहना चाहते हैं तो रहिए, ठीक है, फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि बच्चे पूछे थे कि सर गाड़ी मिलता है कि नहीं, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सरकारी गाड़ी का एक होता है अंदर से जुनून, तो गाड़ी मिलते हैं कि नहीं? मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नए जो रिक्रूट होके आते हैं उनको गाड़ी है इन सब का थोड़ा ज्यादा रहता है, जो नया वैकेंसी जो ज्वाइन मतलब जो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, तो देखिए जहाँ तक गाड़ी का सवाल है, मतलब 2 सहायक अभियंता पे एक गाड़ी जो है अवेलेबल रहता है, हाँ, डिवीजन में, तो मतलब अभी जो है, पहले तो नहीं था, लेकिन अभी जो है ऐसा अवेलेबल हो गया सब जगह, डिवीजन में सारे डिवीजन में लगभग अवेलेबल है, ठीक है। okay, मतलब 2 सहायक एक गाड़ी दिया गया है, ठीक है, और कुछ ऐसे जगह जहाँ पे काम नहीं है तो वहाँ पे गाड़ी जो आपको नहीं देगा, आपका जो यदि ऑफिस वर्क है तो आपको गाड़ी क्यों रहेगा, ठीक है। गाड़ी से याद आया सर कि एप्ली जो सैलरी मिलती है उसमें जो पार्ट है एक बेसिक सैलरी होते हैं, फिर उसके बाद टी होता है, फिर डी होता है, उसके बाद मेडिकल अलाउंस एंड एचआरए, ये एक बार थोड़ा बाइफरकेट करके इसमें। जैसे मैं हेडक्वार्टर में हूँ तो मैं अपना बता देता हूँ कैसे कैसे, तो आपका जो है बेसिक होता है जो जिसपे आप ज्वाइन कर रहे हैं 5400, ठीक है, तो जो बेसिक होता है वो ईयरली आपका इंक्रीमेंट होता रहता है उसमें, ठीक है, शिफ्ट होता रहता है, बेसिक इंक्रीज होता रहता है, तो बेसिक इंक्रीज होता है, तो अब बेसिक के ऊपर एचआरए रहता है, ठीक है, तो एचआरए जो है सिटीज वाइज जो है डिवाइडेड रहता है, जैसे कि बिहार में केवल पटना है जहाँ का एचआरए जो है 20% है, बाकी सब सिटी का एचआरए जो है कम है, ठीक है, तो मतलब जो 20% ऑफ व्हाट बेसिक का जो 20% आप बोलिए, ठीक है, तो बेसिक्स का 20% और बेसिक भी इंक्रीमेंट होते हैं, बेसिक भी आपका ईयरली इंक्रीज होता है, तो मतलब एचआरए भी आपका ईयरली वाइज थोड़ा बहुत मतलब 2000 मतलब या के आसपास जो है वो इंक्रीज होता चल जाएगा, ठीक है। तो एक
एक हो गया HRM। तो HRA जो है फील्ड में जैसे जैसे अब सिटी का जो है क्लास चेंज होता जाता है, HRA का वैल्यू कम होता जाता है। ओनली पटना जो 20%, बाकी सब जगह पे कुछ 4-6% भी है, ठीक है। तो इस टाइप से है। एंड उसके बाद आ जाइए, HRA हो गया आपका ट्रेवल अलाउंस होता है, जो यहाँ पे मुख्यालय में ट्रेवल अलाउंस जो है वो फिक्स होता है 3000। ट्रैवल अलाउंस फिक्स होता है, वो फिक्स है 3000। यानी कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हुई तो यहाँ पे मुख्यालय में आपका नहीं ना ट्रेवलिंग, तो Okay. मतलब वो फिक्स है 3000, मतलब आपको आना है जाना है केवल, तो 3000 है। अब जो टीए है ट्रेवलिंग अलाउंस, उसके ऊपर महंगाई भत्ता देता है। ओके, क्योंकि जो आपका 3000 तो फिक्स कर दिया, अब महंगाई धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ रही है। तो जो जितना भी महंगाई भत्ता होगा, डियरनेस अलाउंस होगा डीए, जैसे कि अभी आई थिंक 53% है, ओके, तो 3000 का 53% जो एक्स्ट्रा और मिलेगा आपको। अच्छा, डीए के रूप में, मतलब नहीं, टीए के ऊपर, टीए के ऊपर, ठीक है। तो मतलब वो जोड़ लिए 3000 प्लस 1, मतलब 3000 मल्टीप्लाई 1.53 कर लीजिए, इतना जो टोटल आपको टीए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको जो है मेडिकल अलाउंस मिलता है, 1000 मिलता है पर मंथ की। हाँ, पर मंथ, सारी ये बातें कैलकुलेशन पर मंथ की, ठीक है। एंड उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो है डीए, ये महंगाई भत्ता, ये आपका बेसिक का 53%, बेसिक का 53%, और जो महंगाई भत्ता है 2 बार चेंज होता है साल में, 2 बार चेंज होते हैं, 2 बार चेंज होता है। ओके। एक तो आपको जनवरी के आसपास लगता है, एक आपको जून में लगता है, ठीक है। ये महंगाई भत्ता जो आप 53% बेसिक पे बता रहे हैं, हाँ, उसका 2 बार चेंजेस होता है। किस तरह का चेंज? जैसे मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करता है, जैसे बोला जो सपोज जून में महंगाई, जनवरी में महंगाई भत्ता 53% है, ठीक है। अब जून में जाके अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सपोज 2% इंक्रीज किया या 3, तो जून में सपोज जो है 55% हो गया। ओके, मतलब जो जनवरी में था उसके बाद मॉडिफिकेशन, उसके बाद वो तो हर एक मतलब साल में 2 बार होता है, और हर एक बार लगभग ऑन एन एवरेज 2% से इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड एक और चीज है, जो भी सेंट्रल अनाउंस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अनाउंस करेगा, वो ऑटोमेटिकली बिहार गवर्नमेंट जो है में लागू हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसलिए जो सैलरी जो है बाकी सारे स्टेट से आपको अच्छा सैलरी बिहार में मिलता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंट्रल को फॉलो करता है, और ऐसा मतलब बिहार गवर्नमेंट में कैबिनेट में पास किया हुआ है, जो भी सेंटर में लागू होगा वो बिहार में लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है अच्छा एक सैलरी बनता है बिहार में। इन टर्म्स इन हैंड देखा जाए, मतलब टोटल कैलकुलेशंस कितने बनते होंगे अप्रोक्सीमेट पटना में? हाँ, यदि आप पटना में ज्वाइन करते हैं, तो पटना में ज्वाइन करने के बाद जो आप रखिए, मतलब 70-75 के आसपास आपका बन जाएगा इन हैंड में, और बाकी वो अपना पीएफ कट करके, और वो आपका एनपीएस कटता है, एनपीएस और वो ऑल इंडिया टैक्स डिडक्ट होकर के इनकम टैक्स डिडक्ट होता है उसके हिसाब से। ओके, तो आपको मतलब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया 75 के आसपास आपको मिलेगा। एक चीज और ये क्वेश्चन आ रही है कि टाइम पे सैलरी मिल जाता है बिहार में? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन में वीडियो में इंक्लूड करा है। देखिए, टाइम पे सैलरी ऐसा है ना, सैलरी देने का पावर जो होता है डीडीओ के पास होता है, जो ड्राइंग मतलब जो आपका हर एक डिवीजन में जो कार्यपालक अभियंता है उसको डीडीओ बनाया जाता है, डिस्पर्सिंग एंड क्या है उसका मतलब कुछ है, मतलब ऑफिसर है, ठीक है। तो डीडीओ जो होता है वो एम्पावर्ड किया जाता है, तो आपका सैलरी जो है उसको सैंक्शन करने के लिए, बनाने के लिए। आप कुछ ऐसे ऑफिसर्स या डिवीजन में ऐसा होता है जो मतलब हो सकता है कुछ कारण बस जो है लेट से बना रहे हैं, ठीक है। बनाते तो है, अकाउंटेंट बनाता है, कैशियर जो है फिर जो है डीडीओ के थ्रू अप्रूव करवा के वो सैलरी जो है ट्रेजरी में जाता है, फिर वहां से आपको सैलरी मिलता है, ठीक है। तो मतलब लेकिन ऐसा है जो डिवीजन में कुछ जगह पे ऐसा हो जो कुछ कारणवश यदि लेट से बन रहा है, आपका सैलरी बना रहा है, अकाउंटेंट सैलरी लेट से बना के भेज रहा है डीडीओ के पास, तो आपका सैलरी लेट हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द जगह जो है सैलरी टाइम पे मिलता है। बात ये था ना, पहले के टाइम में ऐसा होता था जो अकाउंटेंट वगैरह ज्यादा था नहीं, ठीक है। तो एक अकाउंटेंट यहाँ का है तो 5 जगह के प्रभार में रहता था, तो इसलिए पहले जो था ना सैलरी डिले होता था। बट लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में पूरा एकदम सब जगह भर गया, अकाउंटेंट वगैरह, कैशियर वगैरह सब जगह पूरा फुल स्ट्रेंथ है। तो मतलब
आपको सैलरी में कभी भी डिले मतलब बहुत रेयरली ही डिले होगा, अनटिल अनलेस आपके स्तर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपसेंट वगैरह मतलब प्रॉपर्ली आप सीएल वगैरह नहीं ले गए हैं। हाँ, एक और चीज सर बता देता इन लोगों को, सीएल का छुट्टी का क्या है। तो आप जब मुख्यालय में है तो आपको 16 दिन का नहीं, आपको 12 दिन का पूरे साल में छुट्टी होता है, सीएल ले सकते हैं। ठीक है, सीएल आपको 12 दिन का रहता है, 3 दिन का आरएस रहता है, आरएस होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। ठीक है, मतलब जो गेजेटेड में पब्लिश होता है 3 दिन का रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मार्क किया रहता है मतलब कैलेंडर में, जो इनमें से आप ले सकते कोई ले सकते हैं। ठीक है, तो 12 दिन 15 दिन का हो गया, बाकी जो भी आप हॉलीडेज है वो तो अलग चीज हो गया। 15 दिन का आप छुट्टी जो है साल में ले सकते हैं, बट फील्ड में जो है क्षेत्र में 16 दिन का सीएल होता है। ठीक है, और क्योंकि फील्ड में आपका 5 वर्किंग डेज है, 6 वर्किंग डेज है, इसलिए वहाँ पे सीएल भी ज्यादा है। तो 16 जो है वहाँ पे सीएल है और 3 आरएच है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सीएल जो है आपका अधिकार नहीं है, छुट्टी आपका अधिकार नहीं है। नहीं, अधिकार नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते जब हम सीएल अप्लाई कर दिए तो हम मिलेगा ऐसा नहीं है। नहीं, आपके नियंत्रण के ऊपर आपका हक नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें आप जान जाइए जब डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिएगा, जब बिहार सेवा संहिता पढ़िएगा। क्योंकि वो तो सर्विस उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशंस भी होते हैं ना। अभी आप एग्जाम में पास करके जब ज्वाइन कीजिएगा तो फिर से आपको एग्जाम देना पड़ता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम सब, तब जाके आपको जो है अस्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। कितने टाइम के बाद? मतलब आप जितना जल्दी आप एग्जाम, एक्चुअली 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है, तो 2 साल, आई थिंक अब 1 ईयर कर दिया गया है। तो आपको 1 ईयर में यदि सारे एग्जाम क्लियर कर लिए तो फिर आपको जो है परमानेंट कर दिया, यदि जब तक क्लियर नहीं करिएगा तब तक परमानेंट आप नहीं होंगे। तो ये चीजें थी अभी। फिर हाँ, आपने सीएल और इस मैटर का हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, तो सीएल जो है आपको तो समझ आ गया, मुख्यालय में 12 और 3 आ रहे हैं, 15 इधर हो गया और फील्ड में 16 3 19 हो गया। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको जो है एससीएल मिलता है, स्पेशल कैजुअल लीव भी मिलता है, जो कि मतलब हर एक मंथ 2 मिलता है। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है स्पेशल 19 + 24 एडिशन। हाँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक प्लस पॉइंट एवरी मंथ जो 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये एक लीव से रिलेटेड बातें थी जो बहुत सारे बच्चों को जानना था इसमें। हाँ, एक और चीज है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको, जैसे कि मुख्यालय का बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उसको 9:30 to 6 है, जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 9:30 to 5 होता है। ठीक है, वर्किंग आवर में डिफरेंस, मतलब थोड़ा उनको रिलैक्स दिया गया है। मतलब अच्छा, ये टोटल आपका देखा जाए हेडक्वार्टर में और मतलब आई थिंक फील्ड में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया सब जगह 9:30 to 5 है फीमेल के लिए, और मेल के लिए 9:30 to 6 PM है आपका मेल के लिए, जो ऑफिशियल टाइमिंग हेडक्वार्टर के साइड। फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा रिलैक्स बिहार गवर्नमेंट लिबरल है, बिहार गवर्नमेंट बहुत अच्छा, मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा है। एक तो मतलब एक अच्छा तो ये भी है ना कि एक मैटरनिटी लीव भी अच्छा मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलता है आपको 6 मंथ का, 2 चाइल्ड के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद फिर बच्चे को पालन पोषण के लिए भी मिलता है, चाइल्ड केयर लीव मिलता है। वो पूरा टेन्योर में आप 2 साल का ले सकते हैं चाइल्ड केयर लीव। लीव से अभी याद आ रहा है, ठीक है, जैसे आप असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग की इच्छा होती है, बहुत लोग ऐसे भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं साइड से वो मास्टर्स कर रहे होंगे या पीएचडी कर रहे होंगे, क्या उस बीच में उनको कोई गैप लेने का अलाउ है या फिर वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं से कर सकते हैं? इसका क्या सीन, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन है। आपको उसके लिए डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा पहले। डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन होता है, या जैसे मास्टर करना होता है तो डिपार्टमेंट खुद भी मास्टर करने के लिए करवाते हैं। ठीक है, जैसे WRD जो है IIT रुड़की से मतलब एमटेक करवाते हैं। ठीक है, मतलब लेकिन अभी थोड़ा कम हुई, क्योंकि ऑलरेडी इतने मास्टर वाले आने लगे हैं, तो मतलब थोड़ा उसके हिसाब से कम हुआ है। बट आप इनको करना है तो आप अपना आवेदन दे सकते हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर है जो आपको अलाउ करता है कि नहीं कर सकता। हाँ, ये आप यदि एजुकेशन स्टडी लीव में जा सकते हैं, तो स्टडी लीव आपको NOC लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से, और लीव विदाउट पे आप जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कितने टाइम के लिए जा सकते हैं ये हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे अभी। तो अब बिहार सेवा संहिता में आपको उसमें मेंशन है, उसके हिसाब से लीव लेकर के जा सकते हैं।
ओके, ये चीजें हुई। और दूसरी चीजें जो प्रमोशन होता है उसमें क्या ये हायर एजुकेशन का भी कोई इम्पोर्टेंस है? नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका रिक्रूटमेंट के ग्रेजुएशन के बेसिस पे हुआ है, ओके, ठीक है, बस वही। आपको कोई भी हायर एजुकेशन हो, कुछ भी हो, उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। भले ट्रांसफर पोस्टिंग में यदि कोई डिपार्टमेंट देखता होगा जो ये कैंडिडेट है इस पार्टिकुलर फील्ड में मास्टर किया हुआ है तो इसको इस पोजीशन पे देना ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो वो होता है। जैसे हम लोग को मुख्यालय में दिया गया क्योंकि हम लोग मास्टर थे तो मास्टर डिग्री था तो उस हिसाब से प्लेसिंग किया। अब मास्टर आपकी डिग्री से याद है सर कि आप बीटेक आपकी कब की थी? बीटेक तो मेरी 2014 की थी। ओके, और मास्टर्स आपका कब का था? 2016 का। 2016 आईआईटी खड़गपुर से किया था आपने मास्टर्स? मास्टर्स मेरा आईआईटी गुवाहाटी से। आईआईटी गुवाहाटी से किया था। ओके, आपने मास्टर्स आईआईटी गुवाहाटी से किया था, देन उसके बाद 2017 की वैकेंसी के थ्रू आपने यहाँ ज्वाइन किया। ओके, अब एक्चुअली आप एक एस्पिरेंट भी रह चुके हैं बीपीएससी का, आप उस फील्ड में मेंटर भी रह चुके हैं, बहुत सारे बच्चे को गाइडेंस भी एज ए मेंटर के रूप में दिए हैं। तो अभी वैकेंसी आई है 984 सिविल इंजीनियरिंग से सीट है, इसमें क्या एस्पिरेंट्स को सजेशन देना चाहिएगा कि सच दैट ये मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर सकें? पहले के टाइम में पेपर कुछ और ट्रेंड पे आते थे, पहले प्री होता था, मेंस होता था, इंटरव्यू होता था, आपका जो रिक्रूटमेंट था। अब हालांकि ये सारा पेपर वन पेपर हो गया, मतलब सिंगल पेपर हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पेपर है। तो क्या सजेशन देना चाहिएगा और क्या मतलब सेफर साइड रहेगी प्रिपरेशंस के लिए कि बेटर से बेटर कर सकें? देखिए, अभी जैसा फॉर्मेट हो गया, ठीक है, ये टोटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया। यहाँ पे एकदम नेक टू नेक चलता है, मतलब आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आप समझिए बहुत नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर एक ऐसा पेपर होता है जहाँ पे आपको एग्जैक्टली आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में, कन्वेंशनल में तो आपका नॉलेज टेस्ट होता है, जिसको नॉलेज है वही कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिस, आप कितना क्वेश्चंस आप देख चुके हैं, मतलब टेस्ट के थ्रू या फिर क्वेश्चन आप यदि लगा रहे हैं कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, कितना आप क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू हो चुके हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले के लिए ना एंडलेस, उसका कोई भी बाउंड्री नहीं है कहां से क्वेश्चन बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो है, कोई बाउंड्री नहीं है, आप वो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है, थोड़ी सी चेंजेस करके बना सकता है। और जैसा कि बिहार या स्टेट के गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम होता है वहां पे क्वेश्चन बनाता भी नहीं है, वो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं से आपको कॉपी करता है। जब भी नया क्वेश्चन कोई बनाता है तब तो विद इन द जो लिमिट है आपका, जो सिलेबस है वहीं से कन्फाइंड हो जाता है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस का ले लीजिए या गेट वगैरह का ले लीजिए, वो क्वेश्चन बनाता है, बार का क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन फ्रेम रहता है, तो क्वेश्चन जब फ्रेम रहता है तो जो सिलेबस रखता है उसके साथ वो क्वेश्चन बनाता है। और जब क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कॉपी किया रहता है तो फिर उसका एंडलेस है, मतलब वो आपको तभी होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, मैं स्टूडेंट को यही बोलूंगा, पेरेंट्स को बोलूंगा, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। एक बार प्रिपरेशन आप जो है थ्योरी एक स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाइए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में घुस जाइए और एवरी डे ट्राई कीजिए 2-3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। 2 to 3 सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप यदि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं जो एक ही सब्जेक्ट 5 दिन पढ़ा फिर दूसरा सब्जेक्ट लिया, तो उसमें होता है क्या, आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट का एक साथ आता है पेपर, तो आपको माइंड मैप उस तरह से आपको पहले से रेडी करना पड़ेगा। तो डेली 2-3 सब्जेक्ट आप बनाइएगा तो आपको देखेगा जो ये भी सब्जेक्ट पढ़े तो फिर स्विच कर रहे हैं आप सब्जेक्ट को, तो आपको क्वेश्चन माइंड में जो है उसके फॉर्मूले भी स्विच हो रहे हैं, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए दिन में 2-3 सब्जेक्ट जो है, और वो 3 सब्जेक्ट जो चूज कर रहे हैं उसका मिक्सिंग भी उस तरह से कीजिए, एक थियोरेटिकल, एक सेमी थियोरेटिकल दैट मींस हल्का न्यूमेरिकल, एक पूरा न्यूमेरिकल, ठीक है। जैसे हम देखा जाए यदि पेपर 5 से इंसान कोई पढ़ना चाहता है तो स्ट्रक्चर पढ़ ले, जियोटेक्स पढ़ ले, और इरिगेशन साइड से इस तरह से करिए। या पेपर 4 में करना चाहता हो तो एक मैकेनिकल पार्ट रख ले, फिर एक सिविल पार्ट रख ले, इलेक्ट्रिकल को कर थोड़ा बहुत बेसिक सा रख। बिल्कुल, तो ये सही। तो इससे आपका माइंड का जो है ना वो चेंज आप जो है प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ओके, आपने तो टोटल पेपर देखा, जैसा कि मानना है कि आपने 2017 का भी पेपर देखा, 19 का पेपर भी देखा, एक में आपका जो 320 की वैकेंसी थी उसका भी पेपर देखा, 820 की वैकेंसी उसका भी पेपर देखा, अभी पीएचडी का जो एग्जाम है वो भी पेपर देखा। क्या मतलब ऐसे देखा जाए एज बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं, मतलब
कि डायरेक्टली अभी प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं, अभी ये कम टाइम पे, उनके लिए क्या सजेशन? जो अभी लॉन्ग टर्म से है तो डेफिनेटली उनको तो सब पेपर लेकर चलना है। 400 में उनको तो यार 320 310 नंबर टारगेट रखना ही रखना है। सिलेक्शंस के लिए नहीं, प्रेफरेंस के लिए बताया। सिलेक्शंस तो नॉट नीचे जाए होंगे ही होंगे, बट जिनको सिर्फ सिलेक्शंस लेना है, जो अभी प्रिपरेशंस किए कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन करना चाहिए? जैसे पेपर 4 हो गए या पेपर 3 हो गए, पेपर 5 हो गए, पेपर 6 हो गए। देखिए, जैसे पेपर 4 से स्टार्ट करते, पेपर 3 तो आपको जनरल स्टडीज है, तो वो तो आपको मैनेज करिए, मतलब जो भी कुछ सोर्स ले लीजिए, कोई नोट्स ले लीजिए, क्योंकि वहां पे सिलेबस एंडलेस है। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है जो यहीं से ये पढ़िए बस आ जाएगा। पेपर 3 में सर हम एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। पेपर 3 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी न पूछ करके आपका साइंस ओरिएंटेड और एज वेल एज कंप्यूटर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी प्राइम फोकस इस सेक्शंस में होना चाहिए। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एज वेल एज साइंस का जो अपडेट है, साथ ही साथ आपका जो 1-2 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, आपका 5-6 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से पूछ रहे हैं, वो आप 1-2 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं। हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, आपका इकोनॉमिक्स से, ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एक दो उसको स्किप कर सकते हो। बाकी जो साइंस वाला पार्ट है एज वेल एज कंप्यूटर वाला पार्ट है, उसको कवर कर लें। पेपर 4 के लिए सर, पेपर 4 के लिए जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है चीजें वो पढ़ चुके रहते हैं फर्स्ट ईयर में, बट ओवर द टाइम जो है वो सारे भूल जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स हो गया या बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, तो इन सबको पढ़ने के लिए आप बुक कभी भी डायरेक्ट बुक से ना पढ़ें, अनटिल अनलेस आप बहुत ही मतलब वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो आपके माइंड में सारा चीज फर्स्ट ईयर का पढ़ा हुआ है, तब तो आप बुक उठाइएगा, सारा याद आ जाएगा। बट यदि ऐसा नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर का कुछ चीजें आपको मतलब नहीं है समझ है अभी, तो आप कोई नोट्स उठाइए, बेटर है। मतलब नोट्स उठाइए, कंसोलिडेटेड लीजिए चीजें और उसको बस पढ़ के जाइए, तभी जाके आप मैकेनिकल पार्ट से भी आप कर सकते हैं, थर्मो भी निकाल सकते हैं, उधर इलेक्ट्रिकल पार्ट भी कर सकते हैं। यदि बुक से जाइएगा तो अभी कम टाइम के लिए तो ये आपके लिए फिजिबल नहीं है, ठीक है। और आप जो है खुद फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा फिर ऐसे में करने में। तो एक सोर्स लीजिए और उस पे स्टिक रहिए बस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सारा चीज नहीं हो, बट आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां पे तो क्वेश्चन वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके थ्रू आपको लर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी बन रहा है और लर्निंग भी हो रहा है, तो वहां पे ज्यादा फोकस करना है पेपर 4 के लिए। ओके, देन पेपर 5 के लिए बात की। पेपर 5 एंड पेपर 6 वो तो आपका अपना सब्जेक्ट्स है, तो उस सारे सब्जेक्ट्स पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहता है, क्योंकि आप ओवर द टाइम यदि प्रिपरेशन मोड में है तो मतलब रिसेंट पढ़ा हुआ ही रहता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। तो एक बार मैं बोलूंगा जो भी सब्जेक्ट है, एक बार बस उसका जो भी आपके पास नोट्स है उसको एक बार गो थ्रू हो लेना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं देना, बस एक बार गो थ्रू हो लेना चीजों सबसे। उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल फ्रेशर है वो सब्जेक्ट को एनालाइज कीजिए। पेपर 5 में कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 6 में कौन सा सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको एनालाइज करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना। उसके बाद उस ऑर्डर में आप करिए, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट जो है 1 वीक पहले एग्जाम के लिए छोड़िए, 1 वीक या 15 दिन पहले के लिए, और उसको उस 15 दिन में बस उसका क्वेश्चन बनाइए आप, जो फ्रेशर्स है उसको बोलेंगे। उसको क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, पढ़ने का इतना, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। तो आपने बहुत अच्छी बात बताया कि पहले एनालिसिस देख लें कि किसका प्रेफरेंस, किसका वेटेज ज्यादा है। जैसे पेपर 5 में आई थिंक स्ट्रक्चर का 1/3 जो है स्ट्रक्चर रहता है। आप सोचिए जो समझ सकते हैं 1/3 यदि 14-15 क्वेश्चन स्ट्रक्चर का रहता है, तो 50 से अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आपका पॉसिबिलिटी है कि आप उसको, मतलब पेपर यदि एक पेपर हम कुछ नहीं आता है, एक पेपर कंसीडर करना है तो हम बता रहे हैं। बाकी इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट है सब पेपर है, जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसके लिए जरूर पहले प्रेफर कीजिए। उसके बाद आप लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। जैसा कि सर ने बताया
कि एक पीवाईक्यू और दूसरा टेस्ट सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। आप ऐसा नहीं कि नोट्स को दिन भर में 50 बार पलट रहे हैं या फिर पूरा महीना में हम एक नोट्स को 50 बार देख लें, उससे उतना कोई फायदा नहीं होगा जितना कि आपको क्वेश्चंस लगाने से फायदा होगा। उसके पीछे का रीजन है, नोट्स आपको 50 बार पढ़ने से फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कन्वेंशनल एग्जाम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव में मैं जैसा बताया क्वेश्चन का कोई मतलब वो नहीं है कहाँ से आएगा, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ रहे ना, उसमें भी क्वेश्चन जो है बियॉन्ड द बाउंड्री हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, ये क्वेश्चंस को आप फ्रेमिंग करने का तरीका पर प्रेफरेंस होता है। बिल्कुल, तो वो आपको प्रैक्टिस से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतर से आप जो है उसको डील कर पाएगा। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जो नए स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है, उसको अभी ऐसा माइंड में रहता है जो हमको बस लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है, बस सिलेक्शन मेरा हो जाए। बिल्कुल, बट आप ऐसा मत सोचिए, आप ये भी सोचिएगा जो आपके लिए एक एक आधा आधा नंबर इम्पोर्टेंट है, हाफ हाफ नंबर इम्पोर्टेंट है। यदि आपको 2 नंबर कम आ रहा है और जो आपका चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट है वो नहीं मिले, कोई और डिपार्टमेंट मिल रहा है 2 नंबर के कारण, और आप जिंदगी भर वहां पे आप लाइफ में सहायक अभियंता ही रह गए। Okay. 2 नंबर जिसको ज्यादा आया वो जो है एग्जीक्यूटिव ऐसी इवन चीफ इंजीनियर बन गया, तो आप रिग्रेट करिएगा फिर उस टाइम में। जो हमको 2 नंबर तो लाया जा सकता था, चाहे टेस्ट में थोड़ा और मेहनत, ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, या बबल करने में मेरे से ये मिस्टेक नहीं होता, ये मिस्टेक नहीं होता, बबल करने में बिल्कुल, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक हो जाता, 4-5 क्वेश्चन तो मिस्टेक कर देते वहां पे। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बता रहे हैं आपको, जो पढ़ तो रहे हैं प्रैक्टिस करिए। इसको ध्यान में रखते हुए सर टीम फॉर्मुलेटर ने एक काम किया है कि जैसे टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन, जो बच्चे एक वीकेंड में और एक वीकडेज में जो टेस्ट हो रहे हैं फॉर्मुलेटर में, तो सबका रिस्पॉन्स रेट दिया जा रहा है, ताकि जो बच्चे ने OMR में जो फील किया, ए का बी, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का बी किया, सेकंड क्वेश्चन का सी किया, तो वो रिस्पॉन्स रेट एग्जैक्टली उनको मिल जाता है, ताकि वो रिस्पॉन्स रेट वो कभी भी देख सकते हैं। जैसे में कोई बच्चे हमारे पास मार्च में या फिर अप्रैल में टेस्ट ज्वाइन किए थे, वो जून में देखे थे जून तक में मेरे परफॉर्मेंस में कितना एनहांसमेंट हुआ, वो चीजें वो एनालिसिस खुद कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। किसी के गार्जियन भी आते हैं कि काम कीजिएगा, वो सीट हमें भी भेज दीजिएगा, ताकि उनका डिटेल हम चेक कर पाए। और हम लोग कैंडिडेट का रोल नंबर वाइज हम लोग लिस्ट निकालते हैं, नाम वाइज नहीं निकालते हैं, क्योंकि प्राइवेसी का इशू की वजह से हम लोग नहीं रिलीज करते। तो एक अच्छा हमें हमारे इनसे लगता है कि वो बहुत ही हेल्पफुल होता होगा कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उसको जब एनालिसिस करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज का, जो कि आपको पता है ना, क्वेश्चन जो बनाएगा तो नहीं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो रहेगा ही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतने सारे क्वेश्चन यदि देखे रहते हैं ना, तो आपको मतलब कुछ क्वेश्चन जो आपको उससे मैच हो जाता है, ठीक है, जब तो वो एक एंगल हो जाता है। बाकी आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव देख सकते हैं, जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस हिसाब से पहले मिस्टेक करते थे, अभी कैसा मिस्टेक हो रहा है, तो उसको आप जज कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर आधा आधा नंबर इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सर एक चीज और हम पूछना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे को देखे हैं कि वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है सिलेबस को देख करके। नो डाउट सिलेबस इसमें है ज्यादा, ठीक है, बट सिलेबस को किस तरीके से मैनेज करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। क्योंकि जैसे मैंने देखा है बहुत जगह पे, बहुत ज्यादा ट्यूटर को, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर को देखें कि पढ़ा दिया गया 110 घंटा 100 घंटा, जो कि हमें नहीं लग रहा है कि वो वर्थ इट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। उतना यदि आपके पास टाइम नहीं है तो उतना मत दीजिए, ठीक है। डेरिवेशन में क्यों जाइएगा, स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज का डेरिवेशन है, डेरिवेशन में आपके पास टाइम नहीं मत जाइए। डेरिवेशन में उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये सब चीजें पे फोकस करना है। डेरिवेशन में को रिवाइज भी नहीं करना, आपके पास नोट्स पे अपना एनर्जी और टाइम दोनों में फोकस नहीं करना, बिल्कुल नहीं फोकस करना है। तो ये सब स्मार्ट वे में स्टडी करने का तरीका है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव करना है। बिल्कुल सर, ओके। अब एक चीज और हम पूछना चाहेंगे कि अभी तो ठीक है प्रिपरेशन होना शुरू है, अब लोग 10 घंटे 12 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चे अभी भी बिगिनिंग किए हैं, ऐसे बच्चे लोग हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं कि मास वैकेंसी देख करके, आपको भी पता होगा कि ये वैकेंसी, इतना मास वैकेंसी तो आने वाला 10 साल तक भूल जाइए कि इतना मास वैकेंसी आने वाली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जरूर आप लोग प्रिपरेशन करें और अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, पूछ कीजिए, और टेस्ट सीरीज तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी एक चीज जो हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का आने लगता है
ड्यूरिंग स्टडी सिलेबस देख करके स्टडी फेज में हमें भी आता था, और मे भी आपको भी आता होगा उस समय प्रिपरेशन करते होंगे, सबको आता है। तो उसको थोड़ा सा मतलब हम लोग फेस किए हैं, तो क्या उसको करना चाहिए? देखिए, एक चीज है, अपने आप को कैसे आप मोटिवेट रखते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। ओके, आपको जब भी मतलब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, हमको फ्रस्ट्रेशन आ क्यों रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है फ्रस्ट्रेशन। ओके, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझिएगा जो हमको जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है उसके पीछे का जो रीजन है बहुत ही बकवास रीजन है, ठीक है, जिसको हम इजीली जो है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ये भी माइंड में रखना है। यदि हमको पढ़ने का मन नहीं है तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपको आपका ऑप्शन क्या है, जॉब लेना, पढ़ने का मन, ये सब ऑप्शन में है ही नहीं। आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप जो भी करना है करिए। फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो आप अपने आप को देखिए, जो हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है, सब होगा, सब होता है फ्रस्ट्रेट प्रिपरेशन फेज में, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। रैंक बन रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन होते, सबको होता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। एवरी स्टूडेंट जितने भी है, जो भी प्रिपरेशन करे, सब फ्रस्ट्रेट होगा। बट वही है, अपने आप को जो कौन किस वे में उससे बाहर निकलता है, उसको जो कौन मैनेज करता है, तो वही एक अच्छे जो है मतलब अच्छा रिजल्ट भी ले पाता है। तो टेंशन नहीं लेना। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो क्वेश्चन पे बैठ जाइए 5 मिनट, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जो हम डिप्रेस है तो क्यों है, फ्रस्ट्रेट है तो क्यों है, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। दूसरी चीज सर कि ये आपका होम स्टेट में इतना अच्छा जॉब, इससे बेटर जॉब है भी नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, होम स्टेट में और इसके बाद इतना अच्छा जॉब आएगा भी नहीं। लगभग सारे डिपार्टमेंट जितने भी वैकेंसी थे, लगभग सब अपना वैकेंसी दे दिए हैं, ठीक है। तो वैकेंसी बचेगा नहीं, तो वही आएगा 2 3 4 वैकेंसी इस टाइप का आने वाला है। तो यही है आपके पास ऑप्शन अपने स्टेट में, स्टेट के कैडर में जॉब करने का, ठीक है। तो जो है अपना फुल एफर्ट लगा दीजिए, ठीक है। एक वेल डिसिप्लिन हो जाइए, जो भी कर रहे हैं थोड़ा उसमें से टाइम निकाल लीजिए, उसको अभी साइड कर दीजिए, बिल्कुल, यदि आपको आना है इधर जॉब में। तो एक चीज और, जैसे में 2 डे जो एग्जामिनेशंस हैं, हालांकि अभी तक एडवर्टाइजमेंट में भले आपको 3 दिन हो, जैसे में इस बार 21 से 23 जून रखा गया, बट एग्जामिनेशंस अब टिल डेट 2 दिन में ही हुआ। पेपर 1 2 3 डे 1 में, पेपर 3 4 5 6 4 5 6 आपका डे 2 में। ये 2 डेज का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे में बच्चे लोग क्या गलती करते हैं कि डे 1 में एग्जामिनेशन देकर आए, पेपर 3 जो हमारा मेरिट वाला पेपर, उसको मैच करना शुरू कर देते हैं, और वहां पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाए कि मेरा तो मार्क्स कम रहा, उसको लेकर के फिर वो चिंतन मनन करना शुरू कर देते हैं। देखिए सर, ये होता है, मतलब स्टूडेंट है, उसके मतलब आता है, अच्छा, ठीक है, तो सबके साथ आता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है यदि कल एग्जाम है तो उसको एक दिन के लिए होल्ड करिए आप, ठीक है, उसको मत देखिए, अगले दिन पे देखा जाए, वो ज्यादा पेपर देकर आ जाए, उसके बाद हम लोग, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे का जो पेपर है उसके उस माइंड फ्रेम में रहिए, ठीक है। जो दे दिए, जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यही है ओवरऑल क्रश है। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहेंगे आप, सर बताना चाहिएगा कुछ? देखिए, आप कितना भी फ्रेशर हो या रिपीटर्स हो या जो भी हो, अल्टीमेटली सक्सेस उसको मिलेगा जो अभी स्मार्ट तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। भले एक्सपीरियंस वाले हो, चाहे उसको ज्यादा नंबर मिले, या जो फ्रेशर हो जिसको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिले, चाहे वो 10 साल से प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहा हो, हाँ, तो सिलेक्शन सबका होता है, ऐसा नहीं है ओनली एक्सपीरियंस वाले का सिलेक्शन होता है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सिलेक्शन फ्रेशर्स का ज्यादा ही ज्यादा है, मैक्सिमम सिलेक्शन है, क्योंकि उसका जो माइंड अलग रहता है, और एक बार जो जॉब में चला जाता है उसका माइंड जो है अलग रहता है, उसको वही चीज पढ़ने में नहीं माइंड में जाता है, तो उससे एग्जाम निकलना मुश्किल रहता है, इवन कट ऑफ भी निकालना मुश्किल रहता है। बिल्कुल, अभी तो देख ही रहे हैं सब लोग, बहुत लोगों को देख रहे हैं ऐसे जो कट ऑफ उसको नहीं क्वालिफाई कर पाए, जो 3-4 साल वर्क कर लिए उनको तो ये चीजें होती है। आप भी यदि जॉब में आने के बाद 4 साल वर्क करिएगा, उसके बाद एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कीजिएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, बेसिक चीज सब भूल जाइएगा।
ठीक है, तो डेडिकेशन के साथ स्मार्ट वे में, एक डिसिप्लिन वे में आप प्रिपरेशन कीजिए। बाकी जितने भी थॉट प्रोसेस है सबको साइड कर दीजिए, कुछ सोचना नहीं है अभी, ओनली एग्जाम के बारे में सोचना है। ठीक है, उसमें हम और अच्छा जितना टेस्ट देते जाइए, हर एक टेस्ट में एक चीज ध्यान रखना, पिछले टेस्ट से स्कोर ज्यादा होना चाहिए। अपना इम्प्रूवमेंट यदि आप में हो रहा है तो दैट इज द सक्सेस। बिल्कुल, यही होना भी चाहिए। सक्सेस का मतलब ये कि आप हर टेस्ट में या फिर हर नेक्स्ट पार्ट में आप डेफिनेटली बेटर अपने आप से बेटर हो रहे हैं, यही तो सक्सेस है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चैनल पे। आपने होपफुली बच्चे लोग का सारे डाउट को क्लियर किया था। अभी WRD से भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस हैं या फिर बच्चे के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो आपसे मैंने पूछा। साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात की, डिपार्टमेंट में किस तरीके से वर्क होता है उसके बारे में बात की, लीव, सैलरी, हर मैटर पे हमने बात किया। होपफुली आप सभी का सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप लोग के मन में यदि कोई कंफ्यूजन आता है, कोई डाउट आता है, प्लीज आप लोग कमेंट करेंगे। इस कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।